इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। मैं स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ हूं अब्दुल नबी हसन। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। दरअसल बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां इंडिगो फ्लाइट कैंसिलेशन का सिलसिला लगातार आज भी जारी है। इंडिगो फ्लाइट्स कैंसिलेशन का सिलसिला आज भी जारी है। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर, इंडिगो संकट लगातार बरकरार है। लखनऊ से महत्वपूर्ण खबर है, जहां पर इंडिगो फ्लाइट कैंसिलेशन का सिलसिला जारी है। लखनऊ से आने जाने वाली 22 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको हम बताते चलें। दरअसल यात्रियों की परेशानी थम नहीं रही है। जानकारी यह है, कई लोग एयरपोर्ट से मायूस लौटे हैं। दरअसल चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट की हालत सामान्य नहीं रही है। आखिरी वक्त पर फ्लाइट कैंसिल होने से अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। महत्वपूर्ण खबर आपको बताएं, दूसरे विकल्प तलाशने के लिए मजबूर हो रहे हैं सभी लोग। तो बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको हम बताएं, जानकारी आपके साथ हम कर रहे हैं साझा। दरअसल यात्रियों की परेशानी निरंतर बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ रही है। कई लोग एयरपोर्ट से मायूस लौटे हैं और लखनऊ आने जाने वाली तकरीबन 22 उड़ानें आज भी रद्द हो गई हैं। यात्रियों की परेशानी निरंतर बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ती जा रही है, थम नहीं रही है। बेसिकली इंडिगो फ्लाइट कैंसिलेशन का सिलसिला लगातार जारी है। फ्लाइट कैंसिल्स लगातार हो रही हैं इंडिगो की, जिसकी वजह से यात्रियों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आज भी मुश्किलातों का सामना करना पड़ा। सुबह सवेरे का जिक्र करें, तकरीबन 22 जो फ्लाइट्स हैं वो रद्द कर दी गई हैं। लखनऊ आने जाने वाली रद्द हो गई हैं, जिससे और लोगों को परेशानी है। आपको बता रहे हैं, इंडिगो फ्लाइट कैंसिलेशन का सिलसिला लगातार जारी है। लखनऊ से आने जाने वाली 22 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। कई लोग एयरपोर्ट से मायूस लौटे हैं। लोग इधर उधर कोशिश कर रहे हैं कोई ऑल्टरनेटिव तलाशने का। चलिए अब आपको हम कुछ दरअसल लखनऊ आने जाने वाली 22 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। तो महत्वपूर्ण खबर ये आपको हम बता रहे हैं, जानकारी आपको हम देते चल रहे हैं, कुछ अहम खबरें आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले, संकट लगातार जारी है और 5 दिन में 3500 से ज़्यादा फ्लाइट कैंसिल हो चुकी हैं। अगर 7 दिसंबर को जिक्र करें, 600 से ज़्यादा कैंसिल हो चुकी हैं। 3 दिसंबर को 500 से ज़्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। 4 दिसंबर का जिक्र करें, 500 से ज़्यादा उस दिन भी उड़ानें रद्द हुई थी। और 5 दिसंबर को 1000 से ज़्यादा उड़ानें रद्द हुई हैं। 6 दिसंबर को 800 से ज़्यादा उड़ानें रद्द हुई हैं। ये दरअसल इंडिगो का संकट है जो लगातार बरकरार है। 3 दिसंबर को भी 500 से ज़्यादा फ्लाइट्स रद्द हुई हैं पूरे देश के भीतर, और ये स्थिति इस समय इंडिगो की आज भी बरकरार है। 5 दिसंबर को 1000 से ज़्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी। 6 दिसंबर को 800 से ज़्यादा उड़ानें रद्द हुई। आज भी देखिए तकरीबन अभी 22 उड़ानें लखनऊ आने जाने वाली आज रद्द हो गई हैं। ये संकट लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और कम नहीं हो रहा है। 1 दिसंबर के बाद से भी अगर देखा जाए निरंतर ऐसा है। एक और चीज समझिए जरा, परेशान है 6 बजे आज शाम जवाब देना है डीजीसीए को। जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई की बात की गई है। कंपनी ने कहा है कि 10 दिसंबर तक नेटवर्क स्थिर है। आपको बताएं 610 करोड़ का किराया रिफंड भी कराया गया है, किया है इंडिगो की तरफ से। यात्रियों को तकरीबन 3000 बैग्स भी दे दिए गए हैं। 18000 से ज्यादा किराया नहीं लिया जाएगा, ये भी इंडिगो की तरफ से कहा गया है, आदेश जारी किया गया है। रविवार को 600 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई। 5 दिन में 3500 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी है। कंपनी को डीजीसीए का कारण बताओ नोटिस भी जारी हुआ है और शाम तकरीबन 6 बजे तक उसको जवाब देना है। जो कारण बताओ नोटिस तकरीबन कल जारी किया गया था। जवाब नहीं मिलने पर डीजीसीए पर कार्रवाई होगी, ये भी कहा गया है। कंपनी पर कार्रवाई होगी, ये डीजीसीए ने कहा है। तो कुल मिलाकर आपको हम बता रहे हैं, जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए हम कुछ
देते चल रहे हैं। दरअसल 610 करोड़ का किराया रिफंड किया गया है, यात्रियों को 3000 से ज्यादा बैग्स लौटा दिए गए हैं। कंपनी ने कहा है कि 10 दिसंबर तक नेटवर्क स्थिर रहेगी। तो ये आपको हम ऑनलाइन ग्राफिक्स के जरिए कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए एक और बड़ी खबर से आपको हम रूबरू कराते चले। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर, दरअसल आपको हम बताते चले लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां पर फर्जी SC/ST केस में 5 साल की सजा का 5 साल की सजा दी गई है। जमीन विवाद में विकास कुमार दोषी ठहराया गया है। जानकारी आपको देते चले, लखनऊ में फर्जी ST/SC केस में 5 साल की सजा हुई है। फर्जी SC/ST केस में 5 साल की सजा हुई है। जमीन विवाद में विकास कुमार दोषी ठहराया गया है। कोर्ट ने 10,000 का जुर्माना भी लगाया है। 2009 में PGI थाने में फर्जी रिपोर्ट दर्ज की गई थी। कर्ज दबाव से बचने के लिए कराया था फर्जी मुकदमा। लखनऊ की अदालत ने फर्जी ST/SC केस में दर्ज कराने के आरोप में विकास कुमार को 5 साल की सजा सुनाई है। मामले में कोर्ट ने उसे 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। विकास कुमार पर आरोप था 2019 में PGI थाने में जमीन विवाद के चलते फर्जी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। बताया गया कि उसने कर्ज के दबाव से बचने के लिए यह फर्जी मुकदमा दर्ज कराया था। अनुराग तिवारी हमारे साथ, हमारे संवाददाता, इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुराग, जरा और विस्तार से इस खबर को समझाइए। जी, अब तो देखिए SC/ST केस में फर्जी केस पाए जाने का ये तीसरा चौथा मामला है जब कार्रवाई हुई है। 5 साल की कैद इसमें हुई है और 10,000 रुपए का जुर्माना जो है वो न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने लगाया है। SC/ST एक्ट के तहत ये जो है मुकदमा 2019 में लखनऊ के साउथ जोन में थाना PGI में दर्ज कराया गया था और ये बेसिकली जमीन विवाद का मामला था, लेकिन इसमें SC/ST एक्ट का एंगल भी दिया गया और तमाम जो है मारपीट की धमकी भी दी गई। जिनके ऊपर ये मुकदमा कराया गया था उनका नाम ओम शंकर यादव है, जिनके खिलाफ 2019 में और उनके कुछ साथियों पर ये कहा गया कि SC/ST एक्ट के तहत जो है मुकदमा दर्ज किया गया। गाली गलौज, अभद्रता की बात कही गई और साथ में धमकाने और मारपीट जैसी बात भी कही और 2019 में थाना PGI के अंतर्गत ये मामला दर्ज हो गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बेचना होती जी। ठीक है सर, ठीक है अनुराग, इस खबर पर जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। कुछ और अहम खबरें हैं उस पर भी आपसे जानकारी जरूर साझा करेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बताते चले, लखनऊ से ही बड़ी खबर है। दरअसल ATS ने नगर निगम से सफाई कर्मियों का ब्यौरा मांगा है। अब ATS ने सफाई कर्मियों से ब्यौरा मांगा है नगर निगम के। जाहिर तौर पर 8,000 से ज्यादा कर्मियों की जांच शुरू हो गई है। कल भी हमने आपको खबर दिखाया था, इंडिया वॉइस लगातार आपको बता रहा है SIR को लेकर अब सफाई कर्मियों की जांच शुरू हो गई है। 8,000 से ज्यादा कर्मियों की जांच शुरू हुई है। CM योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कार्रवाई और तेज हो गई है। बांग्लादेशी कर्मियों को हटाने का अभियान जारी है। दरअसल 5,300 सफाई कर्मचारियों इस सूची में शामिल हैं। 3,000 डोर टू डोर कूड़ा कलेक्टर भी जांच के घेरे में है। ATS ने पहचान दस्तावेजों की डिटेल मांगी है। ठेकेदारों की पूरी जानकारी तलब की गई है। हमारे साथ अनुराग तिवारी इस खबर पर भी जानकारी हमें देंगे। लखनऊ से लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बड़े हैं। अनुराग, कल भी हम इस सिलसिले में बातचीत कर रहे थे। कल भी कई ऐसे कर्मचारी थे जो गायब बताए जा रहे थे, जो कहीं भाग गए थे, जिनकी अभी उनको ढूंढा भी जा रहा है। लेकिन अब ये खबर है कि ATS तलब कर रही है, इनकी जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। जरा डिटेल और दीजिए इस खबर से जुड़ी हुई अनुराग। अनुराग, आवाज आपको मिल रही है? जी, मुझे मिल रही है। आपको आवाज मिल रही है? जी, अब आपकी आवाज आ रही है। जरा इस खबर पर और डिटेल हमारे दर्शकों को दीजिए अनुराग तिवारी। जी अब्दुल, देखिए लखनऊ नगर निगम में बीते रोज हम अपनी खबर दिखा रहे थे तो 160 वो कर्मचारी थे, सफाई कर्मचारी, जो NRC का डाटा मांगे जाने के बाद से कहीं गायब हो गए थे। इसी श्रृंखला में अब लगातार कार्रवाई हो रही है और अब यूपी ATS जो है वो उसने डाटा मांगा है और डाटा मांगा है 8,000 से अधिक के सफाई कर्मचारी हैं जिनको ठेकेदारों ने रखा था। आउटसोर्सिंग तौर पर ये आए थे और उनकी जाँच जो है वो जारी थी और इसी बीच अब ATS ने इनका
डाटा मांग लिया है। जी। देखिए 3,000 कर्मचारी तो वो हैं अब्दुल जो LSA या फिर लॉ एंड एनवायरमेंट के साथ मिल करके डोर टू डोर जाकर के कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स जाकर के कूड़ा कलेक्शन का काम करते हैं। वहीं दूसरी ओर 5300 से अधिक वो कर्मचारी हैं जो कि सफाई कर्मचारी के तौर पे काम करते हैं। फिर वो चाहे सड़क की धुलाई हो, रखरखाव हो, झाड़ू लगाना है, कूड़ा उठाना, ये सारे काम जो है उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। लेकिन अभी तक कोई स्पष्ट डाटा नहीं था, ठेकेदार इनकी रिक्रूटमेंट कर लेते थे और इस तरह से सारी चीजें चल रही थी। लेकिन जब से सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आए, उन्होंने निर्देश भी दिए और साथ साथ जो है उन्होंने जब ट्वीट किया तो उसके बाद देखिए प्रभाव और बढ़ता चला गया। तो तस्वीरें आज की यही है कि 5300 से अधिक जो कर्मचारी हैं उनकी भी डाटा मांगा जा रहा है। 3,000 कर्मचारी डोर टू डोर। वही अनुराग, वही मैं बात कर रहा था कि हम बीते दिन जब बात कर रहे थे इस सिलसिले में तो इस खबर को हम बता रहे थे कि कई ऐसे कर्मचारी हैं जो गायब बताए जा रहे हैं, जिनका कोई अता पता नहीं है, जो SIR के डर से कह लीजिए गायब है या नहीं। अब ATS की भी और तेजी अख्तियार ATS ने भी की है, सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से भी तेजी हो गई है। कुल मिलाकर ये देखा जा रहा है कि किसी भी तरह का कोई भी अवैध शख्स इनफैक्ट ना ही प्रदेश के भीतर हो, ना देश के भीतर हो और ना ही किसी सरकारी काम में भी इन्वॉल्व हो। जी देखिए अब्दुल, बिल्कुल सरकार चाह रही है कि जितने भी अवैध रूप से लोग आ गए हैं इनकी शिनाख्त हो, इनका इन्वॉल्वमेंट सरकारी संस्थान में ना हो। देखिए नगर निगम में जो कर्मचारी काम कर रहे थे वो ना ही स्पष्ट जवाब दे पाए, ना स्पष्ट डाटा दिखा पाए अपना, ना डॉक्यूमेंट्स दिखा पाए। तो ऐसे में देखिए शक इन पे गहराता जा रहा था। लेकिन अब जब यूपी ATS को इनका डाटा चाहिए तो मामले की गंभीरता अब समझ में आ सकती है कि कितना जो ये मामला है ये गंभीर है। देखिए सिर्फ इलीगल तौर पे आ जाने से जुड़ी बात नहीं है, ये देश के लिए एक बड़ा खतरा हो सकते हैं। देखिए अब्दुल, ये हर गली में जाते हैं, हर गली में कहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर है, कौन अधिकारी किस गली में रहता है, उसका घर कैसा बना, या फिर कोई सरकारी संस्थान अगर बनी है तो उसका पूरा एक ब्लूप्रिंट कैसा है, ये सब लोग जानते हैं ये सब चीजें। तो अगर ये किसी एनिमी कंट्री के साथ में डाटा साझा करते हैं तो एक बड़ा खतरा राष्ट्र के लिए भी हो सकता है। ऐसे में ATS जो है वो अब इनका डाटा मांग रही है और 8,000 से अधिक सफाई कर्मचारी हैं अब्दुल जिनका डाटा जो है मांगा गया है, जो कि समय कालखंड में रिक्रूट तो हो गए, लेकिन अब जब डाटा मांगा जा रहा है, NRC मांगी जा रही है, तो वो कहीं ना कहीं हिचकिचा रहे हैं। जो दे भी रहे हैं अब उनका डाटा अब ATS को चाहिए। तो देखिए पूरा एक क्रोनोलॉजिकल सिस्टम है कि अब जो अवैध बांग्लादेशी हैं उन्हें डिपोर्ट तो उनकी कंट्री में वापस किया जाएगा, शिनाख्त उनकी पहले की जाएगी। इनमें से अगर कोई हमारे राष्ट्र के लिए खतरा है तो इसकी भी जो है पहचान पहले होगी, इसका डाटा ATS के पास अब्दुल रहेगा। जाहिर है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग तिवारी, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते आगे एक और बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको बताते चले। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से बड़ी खबर है। अलीगढ़ में हाई स्कूल छात्र पर फायरिंग की गई है। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको बताएं, अलीगढ़ में हाई स्कूल के छात्र पर फायरिंग की गई है। बाइक सवार 2 हमलावर छात्र को घायल करके फरार हो गए। जानकारी आपको दे रहे हैं। घायल छात्र जो है घर से बाहर दोस्तों के साथ अलाव पर था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है। गोराई इलाके में तनाव का माहौल है, हमलावरों की तलाश लगातार जारी है। शाहनवाज हमारे साथ, हमारे संवाददाता, इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे। शाहनवाज, जरा इस खबर को और विस्तार से बताइए, क्या पूरा मामला है? ये पूरा मामला देखिए थाना गोरई से जुड़ा हुआ है, जो तहसील इगलास में आता है। बताया जा रहा है कि यहाँ रात्रि लगभग 9 बजे करीब अज्ञात बाइक सवार जो कि नकाब लगाए हुए थे वो आते हैं और अंधाधुंध फायरिंग करते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। इस फायरिंग की घटना में जो एक लड़का था जिसकी उम्र लगभग 15-16 वर्ष बताई जा रही है और जिसका नाम पुष्पेंद्र है, उसके फायरिंग में गोली लग जाती है और वो घायल हो जाता है। जो वहां के प्रत्यक्षदर्शी है उनके द्वारा बताया गया कि सर्दी के कारण वे अपने दरवाजे पर आग पर हाथ ताप रहे थे। इसी दौरान पहले तो एक बाइक पर 2 लोग आते हैं जो रेकी करते हैं, वहां देखते हैं, फिर वापस चले जाते हैं और फिर दोबारा आते हैं। आते ही तक उनके द्वारा फायरिंग की जाती है। इस फायरिंग में जो पुष्पेंद्र जो हाई स्कूल का छात्र है, समय हाई स्कूल कर रहा है, उसके गर्दन और अन्य जगह छर्रे लग जाते हैं, जिसके कारण वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है। जिसके बाद वहाँ भगदड़ पड़ जाती है, अफरा-तफरी हो जाती है। इसी दौरान क्षेत्रीय पुलिस को सूचना दी जाती है।
मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल घायल को उपचार के लिए सीएससी गोंडा भेजा। गोंडा से उसकी हालत को देखते हुए अलीगढ़ जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया था, जहां डॉक्टरों के द्वारा उसको देर रात मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। जो हमलावर है उनकी क्या कोई शिनाख्त हुई है? कोई सीसीटीवी देखा गया है पुलिस की ओर से, या फिर जो छात्र है उसकी तरफ से कोई ऐसी जानकारी कि कौन है? किसी भी तरह की कोई शक और शुबा? घायल छात्र और उसके परिवार के लोगों से जब बातचीत करने का प्रयास किया गया तो छात्र और उसके परिवार के लोगों के द्वारा बताया गया था ना तो उनकी किसी से कोई रंजिश है, ना कोई दुश्मनी है, और ना ही कोई इस तरीके का विवाद चल रहा है कि जिस तरीके से वो किसी पर शक कर सकें कि आखिर ये लोग कौन थे। जो उनका कह रहा है वो ये कह रहे हैं कि हम वहाँ खड़े हुए थे, अचानक से ही जो अज्ञात बाइक पर 2 लोग सवार थे वो आते हैं और फायरिंग करके रहते हैं। इधर पूरे मामले में जो क्षेत्राधिकारी महेश कुमार इगलास हैं उनके द्वारा बताया गया कि जो ये अज्ञात बाइक सवार लोग थे इनकी शिनाख्त करने का प्रयास किया जा रहा है। जल्दी पुलिस इनको गिरफ्तार कर कार्रवाई करेगी। हालांकि क्यों और किस बात को लेकर ये घटना हुई है ये अभी तक मामला सामने नहीं आया, लेकिन रात में ही पुलिस ने 2 टीमें गठित कर दी है और लगातार इनकी तलाश रात को ही जारी कर दी है। इधर पुलिस का कहना है कि वहाँ जो भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनकी मदद से जल्द जो ये अज्ञात बदमाश लोग हैं जिन्होंने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया को जल्दी पुलिस गिरफ्तार करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई करेगी। बहुत शुक्रिया आपका शाहनवाज, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक और बड़ी खबर आपको देहरादून से बताते हैं। उत्तराखंड के देहरादून से अहम खबर है जहां पर बार एसोसिएशन ने हड़ताल को स्थगित कर दिया है। बार एसोसिएशन ने अपनी हड़ताल स्थगित कर दी है। सरकार के लिखित आश्वासन के बाद हड़ताल को स्थगित कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। हड़ताल खत्म के फैसले पर 2 धड़ों में अब वकील बच चुके हैं। नाराज 2 सदस्यों ने इस्तीफा भी दिया है। संघर्ष समिति पर मनमानी का फैसला लेने का आरोप है। तो बड़ी और जानकारी अहम आपको देते चल रहे हैं। दरअसल बार एसोसिएशन पिछले कुछ दिनों से हड़ताल पर थी, तमाम वकील हड़ताल पर थे। संघर्ष समिति पर मनमानी का आरोप लगाया गया था, लेकिन अब हड़ताल को स्थगित किया गया है। लेकिन अब हड़ताल जो स्थगित की गई है उसमें भी अब 2 धड़ों में वकील बटे हुए नजर आ रहे हैं। अभय कैंतुरा हमारे साथ, हमारे संवाददाता, इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे। देहरादून से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, जरा इस खबर को और विस्तार से हमारे दर्शकों तक बताइए। हड़ताल को स्थगित तो कर दिया गया है, खबर यह है कि अब कुछ लोग इसको सहमत हो रहे हैं, कुछ लोग इससे असहमति जाहिर कर रहे हैं। देखिए, लगभग पिछले 1 माह के करीब का समय हो चुका है जब राजधानी देहरादून में वकील अपने चैम्बर में कीमत की मांग को लेकर यहाँ पर हड़ताल कर रहे थे। उनकी मांग यहाँ पर थी कि तरफ से इस विषय पर उचित निर्णय यहाँ पर लिया जाए और वकीलों के हित में काम करने का जो निर्णय है उसको देने का काम सरकार की तरफ से यहाँ पर किया जाए। उसी मांग को लेकर लगातार पिछले ये कह सकते हैं कि 1 माह से जो अधिवक्ता हैं ये लोग हड़ताल पर यहाँ पर चल रहे थे। कल गृह सचिव जो शैलेश बगोली हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे। उनकी तरफ से वकीलों से बातचीत यहाँ पर की गई थी और एक लिखित आश्वासन उनकी तरफ से यहाँ पर दिया गया था कि जो अधिवक्ताओं की जो मांग है उस मांग को कैबिनेट में लाने का काम सरकार की तरफ से यहाँ पर किया जाएगा और उस पर अंतिम निर्णय जो मंत्रिमंडल है वो उसकी तरफ से यहाँ पर लिया जाएगा। और उसके बाद ये कह सकते हैं कि जो अधिवक्ताओं की जो आंदोलन जो चल रहा था, जो हड़ताल चल रही थी, वो यहाँ पर स्थगित हो गई थी। लेकिन देर शाम होते होते कह सकते हैं कि वकीलों जो अधिवक्ताओं के जो मांग थी या जो संघर्ष मोर्चा था वो यहाँ पर 2 गुटों में बंटा हुआ नजर आया और सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि अधिवक्ताओं की तरफ से अपने ये कह सकते हैं कि इस मांग को लेकर अपनी ही संघर्ष समिति पर आरोप लगाने का काम उनकी तरफ से यहाँ पर किया गया था कि वकीलों के हित में, अधिवक्ताओं के हित में संघर्ष समिति की तरफ से कोई काम यहाँ पर नहीं किया गया। जो उनकी मांगे थी उन मांगों पर मनमाना रवैया अपनाने का काम उनकी तरफ से यहाँ पर किया गया था और उसको काफी नाराज भी यहाँ पर दिखे थे, 2 गुटों में बंटे हुए नजर आए थे। ये कह सकते हैं कि जो सूत्रों की तरफ से अभी तक जो स्पष्ट जानकारी यहाँ पर निकल पाई है उसमें कह सकते हैं कि जो बार एसोसिएशन देहरादून है उसके जो 2 सदस्य जो कार्यकारिणी जो सदस्य थे उनके तरफ से बाकायदा अपनी नाराजगी प्रकट करते हुए कार्यकारिणी के पदों से इस्तीफा देने का काम भी यहाँ पर किया गया था।
लेकिन और ये अब कह सकते हैं कि जिस प्रकार से अब अधिवक्ता दो गुट में नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि आंदोलन तो लेकिन अब स्थगित है हुआ, ये दो गुट धरना हट कैसे गया। बन गए हैं, ये दो गुट कौन से हो गए हैं, ये जरा समझा सकते हैं हमारे दर्शकों को, क्योंकि जो लोग हड़ताल पर थे वो तो सब एकजुट थे ना। और जब संघर्ष समिति या फिर जो भी बातचीत हुई है, जिस भी तरीके से बातचीत हुई है, वो क्या सबसे नहीं हुई है, कुछ चुनिंदा लोगों से हुई है, और कुछ चुनिंदा लोगों पर ही बातचीत होने के बाद वो सहमत हो गए और उसके बाद हड़ताल को खत्म करने का निर्णय ले लिया गया। ये दो गुट कैसे बन गए अलग अलग? जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि जब आंदोलन शुरू हुआ था, जो ये हड़ताल शुरू हुई थी, उस समय सभी अधिवक्ता एकजुट यहाँ पर नजर आ रहे थे। लेकिन जैसे जैसे समय व्यतीत होता रहा, अधिवक्ताओं की जो राय थी, उस राय में यहाँ पर मतभेद नजर आने लग गया था, अलग अलग राय यहाँ पर होने लगी थी। और कल जिस तरीके से ये कह सकते हैं कि इस पूरे लिखित आश्वासन के बाद जो वर्तमान जो कार्यकारिणी है, उनकी तरफ से इस आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय यहाँ पर लिया गया था, उससे कुछ अधिवक्ता खासे नाराज यहाँ पर दिखे थे और उनकी तरफ से अपनी नाराजगी यहाँ पर प्रकट की गई। चलिए अब ये देखना होगा इस पूरे मामले पर आगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका अभय, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लखनऊ से एक अहम खबर आपको हम बताते चलते हैं। दरअसल 7,000 करोड़ से बहराइच हाईवे बनकर तैयार होगा, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। महत्वपूर्ण खबर, 7,000 करोड़ से बहराइच हाईवे बनाया जाएगा। बाराबंकी से बहराइच 101 किलोमीटर लंबा 4 लेन हाईवे बनेगा। बाराबंकी से बहराइच तक तकरीबन 101 किलोमीटर लंबा 4 लेन हाईवे होगा। ये 100 की स्पीड से वाहन फर्राटे से यहां पर दौड़ते हुए नजर आएंगे। लखनऊ से बहराइच तक पहुंचने में अब तकरीबन सवा घंटा लगेगा। जाहिर तौर पर जब ये हाईवे प्रॉपर बन जाएगा, 35 छोटे बड़े पुल सहित 27 अंडरपास बनाए जाएंगे। हाईवे पूरी तरह से ऑटोमेटिक ट्रैफिक सिग्नल से युक्त होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।